हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे असिस्टेंट रजिस्ट्रार का एग्ज़ाम जो कि हुआ था 8 दिसंबर 2024 को। कब? 8 दिसंबर 2024 यह असिस्टेंट रजिस्ट्रार और सोसाइटी मैनेजर का एग्ज़ाम था। तो जीएस के 50 क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी सिद्ध बाबा पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? तो जो सिद्ध बाबा है वह क्या है? बिंद की बुंदेलखंड क्षेत्र में सबसे ऊंची चोटी है। इसकी ऊंचाई कितनी है? 1172 मीटर। कितनी? 1172 मीटर। याद रखना, यह विंध्याचल की एक चोटी है। और इसके अलावा हम बात करें, जो 1350 मीटर है, यह किसकी ऊंचाई है? यह है धूपगढ़ की। यह है धूपगढ़ की, जो मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी है। और यह कहाँ पर है? यह महादेव श्रेणी पर है। किस पर? महादेव श्रेणी पर। याद रखना। इसके अलावा मध्य प्रदेश की और अन्य जो चोटियां हैं वो कौन सी? एक चूलगिरी आप याद रखिएगा। चूलगिरी जो किसकी है? राजपीपला की सर्वोच्च चोटी है, जिसकी ऊंचाई कितनी है? 1215 मीटर। अमरकंटक श्रेणी की ऊंचाई 1036 मीटर है। तो इतने आप चोटियां प्रमुख याद रखेंगे। इसके अलावा एक और है, कौन सी? सिगार चोटी। सिगार चोटी की जो ऊंचाई है वो कितनी है? 881 मीटर, जो क्या है? मालवा की सबसे ऊंची चोटी है। कौन सी? सिगार चोटी। नेक्स्ट हम बात करें, ताप्ती नदी की कुल लंबाई कितनी है? तो ताप्ती नदी की लंबाई है 724 मीटर। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। देखो 965 किलोमीटर क्या है? चंबल। कौन सी? चंबल है। वहीं जो ऑप्शन डी है 780 किलोमीटर, यह किसकी लंबाई है? तो यह है सोन नदी की लंबाई। हम बात करें, मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है नर्मदा, 13-12 किलोमीटर, जो मध्य प्रदेश में 1077 किलोमीटर बहती है। सेकंड चंबल और थर्ड आती है सोन नदी। और जो ताप्ती नदी है वो फोर्थ नंबर पर है, 724 किलोमीटर की लंबाई। ये जो ताप्ती नदी है, इसका जो उद्गम है, उद्गम कहाँ हुआ है? तो इसका उद्गम है मुल्ताई बैतूल में। कहाँ? मुल्ताई बैतूल। और प्रमुख शहर जो इसके किनारे है वह कौन सा है? वह है बुरहानपुर। कौन सा? बुरहानपुर। और यह भी नर्मदा के समानांतर बहती है। कहाँ? पूर्व से पश्चिम की ओर, खंबात की खाड़ी में इसका अवसान होता है। याद रखना। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में किस 2 माह को गर्मी की द्वितीय ऋतु कहा जाता है? देखो, गर्मी मुख्य सामान्यतः कब से कब होती है? तो यह होती है मार्च से और मई जून तक, है ना। मार्च अप्रैल मई जून तक क्या होती है? गर्मी। और बरसात मानी जाती है जून से सितंबर तक। अब जो गर्मी की द्वितीय ऋतु कहलाती है वह कहलाती है सितंबर से अक्टूबर। इस दौरान क्या भाई? उमस होती है, पसीने वाली चिपचिपी गर्मी होती है भारत में। तो वो क्या कहलाती है? गर्मी की द्वितीय ऋतु। नेक्स्ट हम बात करें, क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम धातु का अयस्क निम्नलिखित में से कौन सा है? तो एल्यूमिनियम का अयस्क कौन सा है? तो बॉक्साइट। ऑप्शन सी बॉक्साइट का है, एल्यूमिनियम का अयस्क है। मध्य प्रदेश में एक हमने जो असिस्टेंट प्रोफेसर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था उसमें क्या आया था? महान एल्यूमिनियम प्लांट। तो महान एल्यूमिनियम प्लांट कहाँ पर है? तो यह है कहाँ? सिंगरौली। कहाँ? सिंगरौली। याद रखिएगा, फिर से क्वेश्चन रिपीट हो सकता है, बॉक्साइट से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो याद रखना। फिर बॉक्साइट के लिए एक फेमस जगह है, वो कौन सी है? बैहर तहसील। बैहर तहसील कहाँ की है? बालाघाट की। यह भी कई बार क्वेश्चन पीएससी पूछ चुका है, तो यह आप याद रखेंगे। एल्यूमिनियम के लिए भारत सरकार द्वारा कुछ फैक्ट्री स्थापित की गई हैं, तो किस नाम से? हिंडाल्को, नालको, बालको। तो यह आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम की स्थापना कब हुई? तो कब हुई? 1962। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर है। मध्य प्रदेश राज्य खनिज निगम 1962। अगर हम बात करें राज्य खनिज नीति कब आई मध्य प्रदेश में? तो यह आई थी, 2 बार आ चुकी है, 1995 में और 2010 में। फिर उसके बाद आई कब? 2010। इसके अलावा गौड़ खनिज अधिनियम कब का है? तो वह 1996 का गौड़ खनिज अधिनियम। प्रमुख खनिज जो मध्य प्रदेश में है, तो हीरा, तांबा, मैग्नीज, इन 3 खनिज के उत्पादन में मध्य प्रदेश फर्स्ट है ऑल ओवर इंडिया में। किनमें? हीरा, तांबा और मैग्नीज में। हीरा कहाँ पाया जाता है? अपने पन्ना जिले में। याद रखना, मुख्यतः पन्ना जिले में। और प्रमुख खदानें कौन कौन सी हैं? हम बात करें तो हिनौता पन्ना की, मझगुआ सतना की और अंगोरा छतरपुर की हीरा की खदान है। नेक्स्ट, ग्रेफाइट मध्य प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में पाया जाता है? तो ग्रेफाइट पाया जाता है ओनली बैतूल में। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। कौन सा? बैतूल। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
मोहर उपबेसिन निम्नलिखित में से किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? कौन सा? मोहर उपबेसिन। देखो हर एक एग्जाम में क्या पीएससी कोयले के खदान से या कोयले के ताप विद्युत केंद्र से या उसके उपबेसिन से क्या एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। तो यह किसका है? मोहर उपबेसिन है। किसका? सिंगरौली कोयला क्षेत्र का। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोयले की 2 पेटियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी? तो यह है मध्य भारत और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र, है ना। तो मध्य भारत कोयला क्षेत्र में प्रमुख कौन कौन सी हैं? तो सिंगरौली, फिर सुहागपुर, उमरिया, कोरार घाटी, है ना। तो और जोहिला, 5। फिर जो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र है, सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में कौन कौन सी हैं? तो इसमें है मोहपानी, साहेबपुर तवा, कानपेंच घाटी। कौन सी? कानघाटी और पेंच घाटी, याद रखना। जिनमें सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है सोहागपुर कोयला क्षेत्र, जो 4142 स्क्वायर किलोमीटर का है। कौन सा? सोहागपुर कोयला क्षेत्र सबसे बड़ा है। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र निम्नलिखित में से किस जिले में स्थापित किया गया है? तो जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाया जा रहा है हमारे मंडला में। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। याद रखना, यह क्वेश्चन रिपीट हो सकता है किसी भी एग्जाम में। अभी दिसंबर 2024 का ही क्वेश्चन है, तो रिपीट होगा 1 साल के अंदर कहीं ना कहीं। तो कहाँ है? जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाने का संयंत्र मंडला में है। अब जेट्रोफा से बायोफ्यूल बनाया जा रहा है, उसका उपयोग क्या? तो E20 ईंधन फ्यूल आप देखेंगे, आप इंदौर में भी बहुत सारे पेट्रोल पंप पर देखेंगे कि E20 फ्यूल मिलता है। तो यह फ्यूल हमारे पेट्रोल में मिलाया जाता है, ठीक, जिससे क्या जो जीवाश्म ईंधन है उनकी बचत की जा सके। नेक्स्ट, गांधी सागर बांध से नहरों के द्वारा सर्वप्रथम सिंचाई निम्नलिखित में से किस वर्ष में प्रारंभ हुई? तो देखो गांधी सागर बांध है, इसका जो शिलान्यास हुआ, तो शिलान्यास कब हुआ? वह हुआ 1953-54 में, और इससे जो सिंचाई या अन्य उत्पादन प्रारंभ हुआ वह 1960। तो ऑप्शन बी सही होगा। जो गांधी सागर है किस नदी पर है? तो गांधी सागर बांध है चंबल नदी पर। चंबल नदी पर प्रमुख बांध कौन कौन से हैं? तो यह है गांधी सागर बांध जो मंदसौर में है, इसके अलावा जवाहर सागर और राणा प्रताप सागर, याद रखिएगा। और गांधी सागर है, इसकी क्षमता कितनी है विद्युत निर्माण की? तो वह है 115 मेगावाट। जवाहर सागर की 99 मेगावाट और राणा प्रताप सागर जो है उसकी कितनी है? 172 मेगावाट। नेक्स्ट, अमरकंटक तापीय विद्युत केंद्र किस कोयला क्षेत्र में स्थित है? तो अमरकंटक कहाँ है? शहडोल में। कहाँ? शहडोल में, याद रखिएगा। अब ये कहाँ पर स्थित है? तो वह है कहाँ? सोहागपुर कोयला क्षेत्र, ऑप्शन ए, ठीक, याद रखिएगा। अमरकंटक ताप विद्युत केंद्र से एक और आ जाएगा, किस गांव में है? तो वर्तमान में यह चचाई नामक गांव में स्थित है, ठीक है। सोहागपुर कोयला क्षेत्र में है, सोहागपुर शहडोल में है, और उसके बाजू में अनूपपुर है। क्या है? अनूपपुर, याद रखिएगा। अब जोहिला कोयला क्षेत्र, सिंगरौली कोयला क्षेत्र और उमरिया कोयला क्षेत्र, इनकी चर्चा हम लास्ट क्वेश्चन में कर चुके हैं। नेक्स्ट, वर्ष 2023-24 में मध्य प्रदेश मसाला फसलों के उत्पादन में कौन से स्थान पर था? तो मसाला उत्पादन में मध्य प्रदेश पिछले 2-3 सालों से फर्स्ट पोजीशन पर है। तो ऑप्शन ए पहले स्थान पर है। मसाले में प्रमुख रूप से क्या होता है मध्य प्रदेश में? तो मिर्च, लहसुन, अदरक, इसके अलावा धना, ये सारे मसाले होते हैं। नेक्स्ट, गांधी सागर किस नदी पर बना है? देखो फिर से क्वेश्चन वही रिपीट हो गया। तो किस नदी बना है? चंबल नदी पर, ऑप्शन डी। डिस्कशन हम कर चुके हैं पिछले क्वेश्चन में। नेक्स्ट, 2022-23 में मध्य प्रदेश बाल बजट को बजट के अनिवार्य भाग के रूप में प्रस्तुत करने वाला देश का कौन से नंबर का राज्य है? पहला राज्य है। देखो जब इस तरीके के क्वेश्चन आए ना, तो उसमें आंख बंद करके एमपीपीएससी के एग्जाम में आप फर्स्ट पर टिक लगा दिया करो, और कभी ऑप्शन में एमपी हो कि भाई यह सबमिट कहाँ हुई है, उसमें एमपी ऑप्शन में हो तो एमपी पे टिक लगा दिया करो। अगर आपको नहीं पता है तो मैं तुक्के के लिए बता रहा हूँ, अगर जब आपको तुक्का ही लगाना है तो, ठीक। तो कहाँ? पहला राज्य है मध्य प्रदेश। अब बाल बजट या चाइल्ड बजट है क्या? चाइल्ड बजट, तो ऐसा बजट जिसमें बच्चों के लिए कितना खर्च किया जाएगा, किस योजना में किस तरीके से खर्च किया जाएगा, और क्या क्या योजनाएं सुचारू रूप से संचालित की जाएंगी, वह स्पेशल तरीके से उसकी डिटेल दी जाए, तो वह बजट क्या है? चाइल्ड बजट है। नेक्स्ट, जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो मध्य प्रदेश में सबसे कम जनघनत्व है डिंडोरी में, 94 व्यक्ति
पर स्क्वायर किलोमीटर। तो कहाँ, ऑप्शन ए डिंडोरी। यहाँ कितनी है, तो 94 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर। इसके बाद जो दूसरे नंबर पर आता है वह कौन सा, श्योपुर। वहाँ कितना है, 104 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। और जो थर्ड नंबर पर है वह क्या, पन्ना। पन्ना यहाँ कितनी है, 142 स्क्वायर किलोमीटर। तो यह आप याद रखेंगे, डिंडोरी, श्योपुर, पन्ना, यह 3 क्रम है। इसके अलावा मैं बात करूँ सर्वाधिक जनघनत्व कहाँ है, सर्वाधिक, तो सर्वाधिक की बात करूँ तो सर्वाधिक कहाँ, भोपाल में। कहाँ, भोपाल में। कितना है, तो वह है 855 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। वहीं मैं इंदौर की बात करूं तो यह सेकंड है सर्वाधिक में, और इंदौर का कितना है, तो इंदौर का है 841 व्यक्ति पर स्क्वायर किलोमीटर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में कौन सा मालवा का लोक नृत्य है, तो देखो बधाई, राई, ये दोनों कहाँ के हैं, ये हैं बुंदेलखंड के। यह कहाँ के हैं, बुंदेलखंड के, बधाई और राई, और मटकी है मालवा का। तो ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा। अब मैं बात करूं कि मालवा के और लोक नृत्य कौन कौन से हैं, तो याद रखो गरबा, गरबी, कहरवा। कौन से, गरबा, गरबी, कहरवा, ये कहाँ के हैं, ये भी मालवा के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो राज्यपालों का कार्यकाल, तो निरंजन नाथ बांचू, हरि विनायक पाटस्कर, भाई महावीर, भगवत दयाल शर्मा। देखो पहले कौन से थे, पहले थे पट्टाभी सीतारमैया। दूसरे जो थे वह कौन है, वह हरि विनायक पाटस्कर। तो यह है दूसरे। तो देखो पट्टाभी सीतारमैया ऑप्शन में नहीं है, तो सबसे पहले तो कौन आएंगे, हरि विनायक पाटस्कर। तो ऑप्शन सी और डी तो वैसे ही क्रॉस हो गए। अब बचा 1 और 2, तो हरि विनायक पाटस्कर, उसके बाद आएंगे निरंजन नाथ बांचू। कौन आएंगे, निरंजन नाथ बांचू। तो फर्स्ट नंबर का तो ऑप्शन बी। क्रम क्या है, पहले आएंगे हमारे हरि विनायक पाटस्कर, फिर आएंगे निरंजन नाथ बांचू, फिर आएंगे भगवत दयाल शर्मा, फिर आएंगे भाई महावीर। ठीक है, अगर हम इनकी बात करें तो हरि विनायक पाटस्कर जो हैं, कौन, थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं इनके बारे में। हरि विनायक पाटस्कर द्वितीय राज्यपाल हैं। इसके अलावा सबसे लंबा कार्यकाल कितना, लगभग 8 साल का कार्यकाल है इनका रहे। और साथ ही साथ ये क्या, जो संविधान सभा है उसके भी सदस्य थे, याद रखना। फिर आते हैं कौन, निरंजन नाथ बांचू। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, इनका जन्म सतना में हुआ था। महत्वपूर्ण है, यह क्वेश्चन कभी भी पूछा जा सकता है, पहले भी पूछा गया है। फिर आते हैं कौन, भाई महावीर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, लाहौर। मध्य प्रदेश के वह राज्यपाल जिनका जन्म पाकिस्तान में हुआ वो कौन है, भाई महावीर। फिर भगवत दयाल शर्मा, ये महत्वपूर्ण है, क्यों, क्योंकि यह 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। कितनी बार, 3 बार मध्य प्रदेश के राज्यपाल रहे। इसके अलावा यह हरियाणा के सीएम भी रहे। कहाँ के, HR हरियाणा के सीएम भी रहे हैं भगवत दयाल शर्मा, और उड़ीसा के राज्यपाल। तो यह क्वेश्चन आ चुका है PSC में, निम्न में से कौन मध्य प्रदेश के राज्यपाल हैं जो किसी अन्य राज्य के मुख्यमंत्री व राज्यपाल रह चुके हैं, तो कौन, भगवत दयाल शर्मा। नेक्स्ट, मिलेट के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। देखो मिलेट मोटा अनाज, तो इसमें क्या, ज्वार, बाजरा, रागी आते हैं सामान्यतः बाजरा को, लेकिन ज्वार, बाजरा, रागी को ब्रॉड लेवल इसमें शामिल, ब्रॉड लेवल पर किया जाता है। ऑप्शंस हैं, कौन सा कथन सही नहीं है, याद रखना। तो मिलेट को सुपरफूड के रूप में जाना जाता है, सही है, जाना जाता है। फिर इनमें गेहूं और धान की तुलना में सिंचाई में अधिक पानी की आवश्यकता होती है, नहीं, इन्हें कम पानी की जरूरत पड़ती है सिंचाई के लिए, कम पानी में हो जाते हैं मोटे अनाज। तो क्या कथन सही नहीं है, तो ऑप्शन तो आंसर तो हमारा यही हो जाएगा। फिर जलवायु परिवर्तन के प्रति लचीले हैं, बिल्कुल सही। 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट वर्ष बिल्कुल किसके द्वारा, UNO के द्वारा घोषित किया गया था, याद रखना। जो मिलेट लेडी कौन है, इसका आंसर आप लोग मुझे देंगे, डिंडोरी की महिला हैं, याद करना, क्वेश्चन पूछा जा चुका है PSC में। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल किनका रहा है। तो विधानसभा अध्यक्षों में सबसे लंबा कार्यकाल, देखो अगर हम बात करें सबसे लंबा कार्यकाल तो वह था किसका, कुंजी लाल दुबे। कौन, कुंजी लाल दुबे का, याद रखना। सबसे लंबा तो कुंजी लाल दुबे का है, कितने, 11 वर्ष, 11
वर्ष, ये याद रखें। लेकिन हमें देखना है इन ऑप्शन, जो 4 ऑप्शन हैं, ब्रजमोहन मिश्र, यज्ञदत्त शर्मा, नर्मदा प्रसाद प्रजापति और राजेंद्र प्रसाद शुक्ल। तो इनमें किनका है? ऑप्शन डी, राजेंद्र प्रसाद शुक्ल का, याद रखना है। वैसे 2 और व्यक्ति हैं जिनका कुंजीलाल दुबे के बाद 10-10 वर्ष का कार्यकाल रहा। वो कौन थे? श्रीनिवास तिवारी। कौन? श्रीनिवास तिवारी और ईश्वरदास रोहाणी। कौन? ईश्वरदास रोहाणी। नेक्स्ट, वैसे मध्य प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर कौन रहे? मध्य प्रदेश के पहले प्रोटेम स्पीकर रहे काशी प्रसाद पांडे। कौन? काशी प्रसाद पांडे प्रोटेम स्पीकर, याद रखना, महत्वपूर्ण है, कभी भी पूछे जा सकते हैं। प्रोटेम स्पीकर फर्स्ट तो कौन रहे? काशी प्रसाद पांडे। और यह कौन थे? दूसरे विधानसभा के अध्यक्ष भी थे। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में पेशा नियम कितने विकास खंडों में लागू किया गया? तो जितने आदिवासी विकास खंड हैं उतने में लागू किया गया। कितने आदिवासी विकास खंड हैं? 89। तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अब हम बात करें पेशा नियम की, तो पेशा क्या है? पंचायत एक्सटेंशन इन शेड्यूल एरिया, अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायती राज विस्तार के लिए एक अधिनियम है। कब? 1996 में आया। पारित कब हुआ हम बात करें तो 24 दिसंबर 1996 को पारित हुआ। हम बात करें एमपी में कब लागू हुआ, यह डेट पूछी जा रही है। तो यह लागू हुआ है 15 नवंबर 2022, डेट याद रखिएगा। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश में अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध जिला कौन सा है? तो अंगूर की खेती के लिए कौन सा जिला फेमस है? रतलाम। ऑप्शन सी, अंगूर की खेती के लिए क्या? रतलाम। रतलाम किसके लिए? अपने चांदी की ज्वेलरी के लिए, चांदी मतलब कहना चाहिए ज्वेलर्स के, सोने चांदी के लिए प्रसिद्ध है। और साथ ही साथ रतलाम में क्या? रियावन लहसुन के लिए भी फेमस है, रियावन लहसुन। और इसके अलावा रतलाम क्या? रतलामी सेव, ये 2 क्या है रतलाम को? ये तो रतलाम को जीआई टैग मिले हुए हैं, याद रखना है। नेक्स्ट, भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान नक्षत्र सभा आयोजित किया गया। तो यह क्या? एक आर्टिफिशियल तरीके से ग्रहों को दिखाना गांव में, तो कहां पर? उत्तराखंड सरकार ने प्रारंभ किया है। भारत का पहला खगोल पर्यटन अभियान है, 2024 में प्रारंभ किया गया था, 2024 में, याद रखना। करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। नेक्स्ट, वैश्विक पहल ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ग्रीनिंग एजुकेशन पार्टनरशिप किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा। यह पर्यावरण संरक्षण के लिए और शिक्षा में बढ़ोतरी के लिए प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट, सड़क संबंधी समस्याओं की सीधी रिपोर्टिंग के संबंध में मध्य प्रदेश शासन ने GIS आधारित किस मोबाइल ऐप का प्रारंभ किया? तो सड़क की रिपोर्टिंग, सड़क संबंधी समस्याओं की रिपोर्टिंग के लिए एक ऐप शुरू किया। वो कौन सा है? लोकपथ। ऑप्शन ए, लोकपथ, याद रखना। अब ये क्या? GIS आधारित, तो मतलब अगर आपने कहीं समस्या देखी है तो वहीं पर आपको क्या फोटो अपलोड करनी पड़ेगी ऐप में, और वह आपकी लोकेशन मांगेगा कि आपने लोकेशन पर खड़े रहकर फोटो क्लिक की है या नहीं, ताकि फर्जी कंप्लेन ना हो। ठीक। नेक्स्ट, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत कब हुई? तो इसकी शुरुआत हुई है गांधी जी की जन्मतिथि पर, लास्ट ईयर। कब? 2024 में। तो 2 अक्टूबर 2024 ऑप्शन बी सही आंसर है। क्या? ऑप्शन बी, याद रखिएगा। अभी किसके द्वारा? ये जो धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान है, यह केंद्र सरकार का है। पहले तो याद रखना किसका? केंद्र सरकार का है। और क्यों प्रारंभ किया गया? तो जनजातियों की समस्याओं को दूर करने, उनके जीवन स्तर में वृद्धि करने, उनको बुनियादी ढांचे की सुविधाएं, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब की सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। नेक्स्ट, वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में रजत पदक के विजेता कौन हैं? तो मतलब पूछ रहे हैं कि रनर अप कौन रहे। एक होता है भाई गोल्ड और एक होता है सिल्वर, तो यह सिल्वर के बारे में पूछ रहे हैं, है ना। तो सेकंड रही है हमारी भारत की कौन? तनुश्री पांडे, ऑप्शन डी। क्या? वर्ल्ड सॉफ्ट टेनिस चैंपियनशिप 2024 में रनर अप रही हैं तनुश्री पांडे। जबकि विनर कौन है? तो विनर रहे चियांग मिन यू। कौन?
चियांग मिन यू, ये इन्होंने क्या, चिंग मिन यू या चियांग मिन यू, इन्होंने क्या गोल्ड जीता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मुंबई का स्थान कौन सा है, कौन सा, मुंबई का। तो IIT मुंबई की QS यूनिवर्सिटी रैंकिंग में 2025 में सबसे अच्छी पोस्ट थी 118, यह भारत की फर्स्ट थी 118। टॉप 150 में भारत की केवल 2 यूनिवर्सिटी थी, 2 इंस्टीट्यूट थे, एक तो IIT मुंबई, एक IIT दिल्ली, याद रखिएगा। जो QS है, QS का फुल फॉर्म क्या है, तो यह है क्या, क्वार्क रैली साइमंड्स। क्वार्क रैली साइमंड्स एक कंपनी है जो यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग जारी करता है वर्ल्ड वाइड, है ना। 2026 की रैंकिंग की हम बात करें, यह रैंकिंग एक साल आगे चलती है, अभी 2026 के एडमिशन्स के लिए रैंकिंग है। तो 2026 के लिए जो फर्स्ट है भारत से, वो है कौन सी, IIT दिल्ली, IIT दिल्ली, इसकी रैंकिंग कितनी है, 123। अब भारत का जो ग्राफ है वो 2026 में नीचे हुआ, और IIT बॉम्बे इसकी 2026 के लिए रैंकिंग गिरी और कितनी पहुंच गई, यह पहुंची 129। टॉप 50 में ओनली 2 इंस्टीट्यूट्स ही हैं, 2 ही संस्थान हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट, 28वां IBSF विश्व बिलियर्ड्स चैंपियनशिप के विजेता कौन है। पहले तो बात करो भाई IBSF क्या है ना। वैसे ऑप्शंस आप देख के सीधा बता देंगे कि बिलियर्ड्स कौन जीतता है, पंकज आडवाणी ही ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा, देखो भारत से यही जीतते हैं। हम बात करें IBSF, तो IBSF क्या है, इंटरनेशनल बिलियर्ड्स एंड स्नूकर फेडरेशन, याद रखना। इसकी स्थापना कब हुई, तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, क्या हेडक्वार्टर कहाँ है, तो वह है दोहा कतर में, दोहा कतर। स्नूकर और बिलियर्ड्स के और अलग खिलाड़ी भारत के कौन कौन से हैं, तो गीत सेठी, माइकल फरेला और सौरभ कोठारी, यह 2-3 नाम और आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है फास्टर 2.0 पोर्टल किसके द्वारा जारी किया गया। देखो जो यह किसके लिए है, यह है कि जो जमानती आदेश सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जारी किए जाते हैं वह जल्दी से जल्दी हाई कोर्ट तक और हमारे जो जेल डिपार्टमेंट है उनके पास पहुंचे, जैसे ताकि लोगों को शीघ्र न्याय प्राप्त हो, जल्दी जमानत प्राप्त हो। तो किसके द्वारा, यह भारतीय उच्चतम न्यायालय, याद रखना उच्चतम, सुप्रीम कोर्ट, ऑप्शन बी इसके लिए है, ताकि अदालती आदेश क्या हो, जल्दी डिपार्टमेंट्स तक पहुंचे और न्याय में शीघ्रता हो। अब हम बात करें जो DPIIT है, ऑप्शन ए में DPIIT क्या है, डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड, यह उद्योग विभाग की एक शाखा है, याद रखना किसकी, उद्योग विभाग की। नेक्स्ट, 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन का फेस किससे नियुक्त किया गया था। 2024 में मध्य प्रदेश पर्यटन, तो कौन थे मध्य प्रदेश पर्यटन के ब्रांड एम्बेसडर 2024 में, पंकज त्रिपाठी। जो नई एड आई है हिंदुस्तान का दिल देखो, उसमें कौन, पंकज त्रिपाठी ने उसे क्या किया है, एक्टिंग की है उसमें और ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। नेक्स्ट, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन सा है। पहली बात तो देखो मैंने कहा था आपसे, क्या MP ऑप्शन में हो तो पहले आपको वो लगाना है, अगर आपको नहीं पता तुक्का लगाना तो MP लगाना, तो 90% आपका आंसर सही हो जाता है। तो पहले तो इसका आंसर क्या, C मध्य प्रदेश है, बिल्कुल सही है ना। हम बात करें PM स्वनिधि योजना, तो यह PM स्वनिधि योजना किसके लिए है, यह स्ट्रीट वेंडर्स मतलब रेवड़ी पटली वाले हैं, जो जैसे आपके चाट फुल्की की रेवड़ी लगाते हैं, मोमोज बेचने वाले हैं, इन सभी के लिए है ना। स्ट्रीट वेंडर्स को कितने 10,000 रुपये का गारंटी मुक्त ऋण प्रदान करने की योजना है। यह कब प्रारंभ हुई, तो यह प्रारंभ हुई थी 1 जून 2020। डेट इसकी याद रखना, कभी पूछी जा सकती है, प्री मेंस कहीं भी। नेक्स्ट, यदि कोई कथन या अभिव्यक्ति वाक्यात्मक रूप से सही है
तो निष्पादन के दौरान त्रुटि उत्पन्न हो सकती है जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है। एक चीज लिखी है, क्या कथन लिखा है कि जो सामान्य निष्पादन को बाधित करती है उसे क्या कहा जाता है, तो ये क्या है आपको वाक्य से समझना है। तो ऑप्शंस हैं तर्क त्रुटि या लॉजिक एरर, वाक्य रचना त्रुटि, अर्थ संबंधी त्रुटि या एक्सेप्शन। तो ऑप्शन डी अपवाद है। ये पता नहीं क्या खा के पी के क्वेश्चन पेपर बनाया गया, यहाँ आपने इंग्लिश शब्द यूज किया, साथ में हिंदी दिया, इसका हिंदी दिया, इसका हिंदी दिया, इसका हिंदी शब्द नहीं लिखा, अपवाद। हाँ ठीक, ये क्या है, एक्सेप्शन है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा द्विदिशात्मक है, तो कौन दोनों दिशाओं में डेटा को भेज सकता है या डेटा को प्राप्त कर सकता है। एड्रेस बस, कंट्रोल बस, डेटा बस। तो क्या ऑप्शन सी डेटा बस द्विदिशात्मक होता है, दोनों दिशाओं में डेटा को भेज सकता है या दोनों दिशाओं में यह संचरित हो सकता है। नेक्स्ट, की लॉगर क्या है। ऑप्शन ए एक ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है जो निश्चित क्वेरी कुंजी लेआउट का उपयोग करता है। नहीं, जो ऑन स्क्रीन कीबोर्ड है वो क्या होता है, वह वर्चुअल कीबोर्ड कहलाता है। क्या कहलाता है, वर्चुअल कीबोर्ड, याद रखना है ना। फिर यादृच्छिक कुंजी लेआउट के साथ ऑनलाइन वर्चुअल कीबोर्ड है, बिल्कुल नहीं। फिर दैनिक कीबोर्ड उपयोग का लॉग बनाता है, बिल्कुल सही। यह क्या है, यह एक मालवेयर सॉफ्टवेयर है। क्या है, एक मेलवेयर है, एक मालवेयर है ना। यह क्या जासूसी करता है व्यक्ति की, जो दिन भर जो कीबोर्ड पर जो बटन दबाया जाता है जिसके सिस्टम में यह इंस्टॉल है, तो वह उसको क्या सेव कर लेता है किसने ये बटन दबाए हैं, और उसके बाद की प्रेस की है, उसके बाद क्या किसी की आईडी और पासवर्ड को जो जासूस है उस तक पहुंचा देता है। अगर हम बात करें मालवेयर की, तो मालवेयर और कौन कौन से होते हैं, ट्रोजन हैं, वायरस हैं, स्पाईवेयर है, जैसे पेगासस के बारे में आपने सुना होगा। नेक्स्ट, खाली स्थान एक त्रिआयामी कंप्यूटर जनित स्थिति है। क्या त्रिआयामी कंप्यूटर जनित स्थिति, थ्री डायमेंशनल, ये 3D की बात कर रहे हैं, त्रिआयामी मतलब 3D, जो वास्तविक दुनिया का अनुसरण करती है और उपयोगकर्ता वस्तुओं के साथ बातचीत करते हुए इसमें डूबकर पर्यावरण का पता लगाते हैं। तो क्या है भैया, वो जो 3D एक बातचीत भी कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, वो क्या है, वर्चुअल रियलिटी। ऑप्शंस क्या है, वर्चुअल रियलिटी, साइबर सिक्योरिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑगमेंटेड रियलिटी। आप ऑप्शन से सीधे आंसर टिक कर सकते हैं, ऑप्शन ए वर्चुअल रियलिटी होती है वो। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें, एक अच्छा आपको याद दिला देता हूँ, VR बॉक्स। क्या VR बॉक्स में आप गेम खेलते हैं, बस ये उसी की बात हो रही है। गेम खेलते हैं तो आप वहाँ के एनवायरनमेंट में डूब जाते हैं, आपको वही सच लगता है जो उसमें दिखता है, VR बॉक्स आप जब आपकी आंखों पर लग जाता है। नेक्स्ट, मानक रूप में व्यावसायिक दस्तावेजों का इलेक्ट्रॉनिक आदान प्रदान खालिस्तानी के द्वारा किया जाता है या किसके रूप में जाना जाता है। तो जो स्टैंडर्ड तरीके से जो दस्तावेजों का आदान प्रदान होता है वो क्या है, EDI। EDI का फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, इलेक्ट्रॉनिक डेटा इंटरचेंज, याद रखिएगा। ई बिजनेस, ई लेन देन या ई कॉमर्स नहीं है। नेक्स्ट, खालिस्तान एक इंटरनेट का पता है, इंटरनेट का एड्रेस है, एवं एक अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करती है। तो इंटरनेट का एड्रेस कहाँ से, डिवाइस का एड्रेस IP एड्रेस का, कैसे IP एड्रेस, ऑप्शन बी। देखो IP एड्रेस जो है वह इंटरनेट प्रोटोकॉल होता है। क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल, जिसके माध्यम से एक फिक्स एड्रेस रहता है हर एक डिवाइस का। जैसे मोबाइल का IMEI नंबर होता है, कंप्यूटर और लैपटॉप का IP एड्रेस होता है। IP एड्रेस दो प्रकार के वर्जन में है, कौन से, IPv4 और IPv6, याद रखना। IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6, याद रखना, दो प्रकार के होते हैं। IPv4 पहले चलते थे, अभी भी चलते हैं, लेकिन ये क्या सीमित संख्या में कम सुरक्षित हैं। IPv6 ज़्यादा सुरक्षित हैं और कठिन होते हैं। ये जो हैं, यह 32 बिट का एड्रेस, कितने, 32 बिट का एड्रेस प्रोवाइड रहता है इसमें, और इसमें 128 बिट का एड्रेस रहता है। यह क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है PSC में, IPv6 कितने बिट का एड्रेस होता है, तो 128 बिट का। इसमें क्या होते हैं कि 4 समूह होते हैं जो डॉट के द्वारा, जैसे मैं बात करूं 192
.168.1.1। तो ये क्या डॉट के माध्यम से अलग हो रहे हैं, 4 ग्रुप में 1 2 3 4। वहीं IPv6 में 4 क्या होते हैं, 4 अक्षर या अंकों के 8 समूह होते हैं। 4 अक्षर या अंकों के 8 समूह होते हैं जो कोलन के द्वारा, कोलन ये सिंबल होता है ना, कोलन ये सिंबल होता है, इसके द्वारा आपस में अलग होते हैं, याद रखना। ठीक, नेक्स्ट हम ये इनकी और फुल फॉर्म की बात कर लें। DNS क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। क्या है, डोमेन नेम सिस्टम। PPP क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। और URL क्या है, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। इसका आंसर क्या होगा, IP एड्रेस। नेक्स्ट, खालिस्तान प्रोटोकॉल दो कंप्यूटरों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने की अनुमति देता है। तो कौन फाइल ट्रांसफर के लिए अनुमति देता है, FTP, HTML, URL और DNS। तो ऑप्शन है FTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, नाम ही है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, जिसमें क्या वेब पेज तैयार किए जाते हैं। URL यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर और DNS डोमेन नेम सिस्टम। नेक्स्ट, खालिस्तान ड्राइविंग लाइसेंस, मार्कशीट आदि सहित विभिन्न दस्तावेजों के डिजिटल संस्करण तक पहुंचने की अनुमति देता है। तो कहां पर क्या, मार्कशीट, ड्राइविंग लाइसेंस, इन सभी के डिजिटल संस्करण सुरक्षित हैं। जो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय या ME, मिनिस्ट्री ऑफ IT की बात कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी है ना, इलेक्ट्रॉनिक MEIT। तो कोई क्या है भाई, डिजी लॉकर। देखो सभी की मार्कशीट है, ड्राइविंग लाइसेंस डॉक्यूमेंट आप कहाँ संभाल के रखते हैं, डिजी लॉकर। ऑप्शन बी। देखो आधार क्या स्वयं में एक क्या है, डॉक्यूमेंट है। फिर उमंग क्या है, उमंग ऐप है जो सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। MyGov क्या है, ये मध्य प्रदेश भारत सरकार की वेबसाइट है। नेक्स्ट, ऑपरेटिंग सिस्टम की मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखो क्वेश्चन की थोड़ी जो वाक्य निर्माण की प्रक्रिया वो थोड़ी बाधित है, इसमें क्या लिखना चाहिए, ऑपरेटिंग सिस्टम को मेमोरी में लोड करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो वो कहलाती है क्या, बूटिंग। याद रखना, क्या, बूटिंग प्रोसेस। अब बूटिंग प्रोसेस में होता क्या है, जब हम कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो उसको ऑन होने में थोड़ा टाइम लगता है। उस दौरान बूट स्ट्रैप लोडर क्या होता है, बूट स्ट्रैप जो बूट स्ट्रैप लोडर होता है, थोड़ी सी समस्या आ गई है, देखते हैं। हाँ चलो, जो बूट स्ट्रैप लोडर है वह क्या करता है, यह जो सेकेंडरी मेमोरी है, सेकेंडरी मेमोरी, वहाँ से जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को प्राइमरी मेमोरी में इंस्टॉल करता है और उसे संचालित करने की प्रक्रिया कहलाती है बूटिंग प्रोसेस होती है। बूटिंग प्रोसेस के दौरान एक टेस्ट भी कंप्यूटर करता है, वो होता है क्या, जो रोम में सेव रहता है, जो क्या रोम में होता है, वो क्या होता है, वह होता है पोस्ट टेस्ट, पोस्ट पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। क्या, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट, याद रखना। नेक्स्ट, जब कोई हैकर किसी अनाधिकृत उपयोगकर्ता को, मतलब यूजर को, अवैध अनुरोधों के साथ किसी सेवा, उपकरण या किसी संसाधन तक पहुंचने से सीमित करता है, तो इस परिदृश्य को क्या कहते हैं। देखो, किसी आपके रिसोर्स तक पहुंचने से सीमित कर दे तो वो क्या होगा, उसे रोकना। तो ऑप्शंस देखो, DOS मतलब डिनाइल ऑफ सर्विस। क्या, डिनाइल ऑफ सर्विस, तो सर्विस देने से मना कर रहा है किसको, अनाधिकृत यूजर को, अनऑथराइज्ड यूजर को। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चोरी छुपे सुनना, ये तो जासूसी करना हो गया। स्नूपिंग, तो स्नूपिंग क्या है, यह भी एक प्रकार की जासूसी की प्रक्रिया है। और फिशिंग क्या है, इसमें गलत तरीके से दूसरे के ID पासवर्ड को चुराना, तो यह भी गलत चीज़ है। जबकि अनाधिकृत यूजर को रोकना डिनाइल ऑफ सर्विस है। इस सब में क्या हो रहा है, अनाधिकृत यूजर अंदर जा रहे हैं, याद रखना। जैसे फिशिंग में क्या, एक प्रकार का साइबर अटैक, जिसमें होता क्या है कि आपकी जो अटैकर है वो यूजर की ID पासवर्ड ये सारी चीज़ें चुराता है। स्नूपिंग में क्या होता है कि बगैर बताए उसकी गतिविधियों पर नजर रखना, वो स्नूपिंग, जासूसी एक प्रकार से। नेक्स्ट, किस कलचुरी नरेश को उज्जैनी भुजंग कहा गया। तो देखो, उज्जैनी भुजंग किसे, युवराज देव प्रथम को कहा गया है। इसको
युवराज देव प्रथम, तो ऑप्शन डी केयूरवर्ष युवराज देव प्रथम। युवराज देव प्रथम जो हैं वो कलचुरी वंश के, तो कौन से? त्रिपुरी के कलचुरी, हम बात करें त्रिपुरी के कलचुरी वंश के राजा हैं। जो कलचुरी वंश है मध्य प्रदेश में 2 शाखाएं थी, त्रिपुरी की कलचुरी है ना, और एक दूसरे कलचुरी थे। अब जो युवराज देव प्रथम है, इन्हें किन्होंने? राजशेखर ने उज्जैनी भुजंग कहा था। किन्ने? राजशेखर ने, याद रखना। महत्वपूर्ण है। राजशेखर की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं? काव्य मीमांसा, याद रखना, प्रबंध चिंतामणि। फिर कलचुरी वंश के संस्थापक कौन हैं? संस्थापक, इसके संस्थापक भी महत्वपूर्ण हैं। तो यह थे वामराज देव, वामराज देव महत्वपूर्ण है। इसके अलावा अगर हम बात करें युवराज देव की, तो इन्होंने क्या? भेड़ाघाट का 64 योगिनी मंदिर बनवाया था। क्या बनवाया था? 64 योगिनी मंदिर। कहाँ पर? भेड़ाघाट में बनवाया। फिर नौहटा का नौहलेश्वर मंदिर, कहाँ का? नौहटा दमोह का नौहलेश्वर मंदिर। और इनका बिल्हारी लेक प्रसिद्ध है। क्या? बिल्हारी लेक इनका, युवराज देव प्रथम का। हम बात करें कोक्कल की, किसकी? कोक्कल की, तो ये भी क्या? त्रिपुरी के कलचुरी वंश का ही शासक थे और उसे क्या? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। फिर बात करें शंकरगढ़ द्वितीय, तो ये भी इसी वंश का है, बहुत कुछ स्पेशल नहीं किया। फिर गांगेय देव, गांगेय देव, तो ये क्या? राजा भोज, परमार शासक राजा भोज और चंदेल शासक विद्याधर के समकालीन था। कौन? गांगेय देव। नेक्स्ट, 1920 में रतौना सत्याग्रह मध्य प्रदेश से किस जिले में हुआ था? तो 1920 में क्या? असहयोग आंदोलन के समकक्ष हुआ था। कहाँ? सागर जिले में। तो सागर के निकट रतौना गांव में हुआ था। अब यहाँ हुआ क्या था कि अंग्रेजों के द्वारा एक बूचड़खाना, जिसे हम कसाई खाना कहते हैं, वह संचालित था। वहाँ पर प्रतिदिन बहुत सारे गाय बैल भैंसें काटी जाती थी। उसके विरोध में असहयोग करने के लिए क्या चलाया गया? रतौना सत्याग्रह चलाया गया, असहयोग आंदोलन चलाया गया था, जिसे रतौना सत्याग्रह नाम दिया जाता है। बाद में क्या? अंग्रेजों को वह कसाईखाना बंद करना पड़ा था। नेक्स्ट, ब्रिटिश सरकार को खत्म करने के लिए देवी से प्रार्थना की गई थी। इस प्रार्थना को किसने लिखा था? देखो, ये क्वेश्चन असिस्टेंट प्रोफेसर एग्जाम में भी पूछा गया था। उसमें ऑप्शंस रघुनाथ साय, संग्राम साय, रानी फूल कुंवर और शंकर साय। उसमें रघुनाथ साय ऑप्शन में नहीं थे, उसमें केवल शंकर साय थे, तो उसमें ऑप्शन केवल शंकर साय। लेकिन इस एग्जाम में 2 आंसर माने हैं, ए एंड डी, रघुनाथ साय एंड शंकर साय। तो देखो, रघुनाथ साय और शंकर साय कौन थे? यह थे जो रानी दुर्गावती हैं। कौन? रानी दुर्गावती, जिन्होंने अकबर के विरुद्ध, अकबर की मुगल सेना के विरुद्ध नर्रई नाला का युद्ध जीता था, उनके वंशज हैं। और इन्होंने 1857 की क्रांति में महाकौशल क्षेत्र जबलपुर में नेतृत्व किया था। याद रखना, इन्हें 18 सितंबर 1857 को जबलपुर में तोप के मुँह पर बांधकर क्या उनकी हत्या कर दी गई थी। याद रखना, इनकी पत्नी कौन थी? तो रानी फूल कुंवर महाराज शंकर साय की पत्नी थी। किनकी? शंकर साय की पत्नी थी, याद रखना। इनके बारे में और क्या महत्वपूर्ण है? तो महाकौशल क्षेत्र आप याद रखें। हाँ, इनके लिए मध्य प्रदेश सरकार द्वारा इनके नाम पर क्या सम्मान प्रारंभ किया गया है, राजकीय सम्मान। नेक्स्ट, किस जनजातीय योद्धा को आजीवन कारावास की सजा देकर अंडमान जेल भेजा गया था? तो किसे? तो भाई कौन थे? ऑप्शन डी, भीमा नायक। ऑप्शन डी, भीमा नायक हैं, जिन्हें क्या अंडमान भेजा गया था। तो भीमा नायक कौन है? यह 1857 क्रांति में इन्होंने नेतृत्व किया था। इन्हें क्या निमाड़ का रॉबिन हुड कहा जाता है, निमाड़ का रॉबिन हुड। वहीं हम बात करें, निमाड़ रॉबिन हुड की बात हो रही है, तो टांटिया भील क्या है? इंडियन रॉबिन हुड, इंडियन रॉबिन हुड, याद रखना। जो भीमा नायक हैं, इन्होंने सेंधवा बड़वानी में 1857 क्रांति का नेतृत्व किया था। फिर इनकी प्रमुख लड़ाइयाँ जो अंग्रेजों से लड़ी थी वह कौन सी थी? पंचसावल की लड़ाई, अम्बा पानी की लड़ाई, जो बहुत महत्वपूर्ण है 1857 में, अप्रैल 1857 में। फिर धावा बावड़ी की लड़ाई और पंच बावली की लड़ाई, यह आप याद रखेंगे। और इनका जो इन्होंने क्या तीर कमान टुकड़ी बनाई थी, किसके खिलाफ? अंग्रेजों के खिलाफ। भीमा नायक ने क्या तीर कमान टुकड़ी बनाई थी। और एक गांव का नाम
गांव का नाम याद रखेंगे कौन सा, दुगाबा बावड़ी। दुगाबा बावड़ी में इनका स्मारक मध्य प्रदेश सरकार ने बनाया है, दुगाबा बावड़ी में, है ना, कहाँ पर, यहाँ स्मारक बनाया है। हम बात करें किनकी, टांट्या भील की, तो यह भी 1857 क्रांति में नेतृत्व किया था। यह कहाँ के थे, तो यह भी निमाड़ क्षेत्र के थे। इन्होंने क्या, तात्या टोपे को गुरिल्ला युद्ध सिखाया था। किसको, तात्या टोपे को गुरिल्ला युद्ध, जिन्होंने महारानी लक्ष्मीबाई के साथ युद्ध लड़ा था। और इन्हें क्या, 4 दिसंबर 1889 को पाताल पानी में फांसी दी गई थी। किनको, टांट्या भील को। कहाँ, 4 दिसंबर, आप डेट याद रखेंगे इनकी, कब, 4 दिसंबर। वहीं भीमा नायक को 1876 में फांसी दी गई थी, कभी भी पूछा जा सकता है। इंदौर के पाताल पानी रेलवे स्टेशन का नाम शहीद टांट्या भील रेलवे स्टेशन किया गया है। इंदौर के भंवरकुआ चौराहे का नाम भी पाताल पानी टांट्या भील चौराहा नाम किया गया है। फिर खाज्या नायक की बात करें तो खाज्या नायक कौन थे, इन्होंने भी 1857 के युद्ध में, जो भीमा नायक के सहयोगी थे, अम्बा पानी के युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका रही। फिर सीताराम कंवर, ये भी भील जनजाति से हैं और 1857 क्रांति में नेतृत्व किया। तो चारों किससे हैं, भील जनजाति से संबंधित हैं। नेक्स्ट, अगरिया जनजाति अपने खाली स्थान के लिए जानी जाती है, तो किसके लिए, लौह शिल्प के लिए। ऑप्शन सी, लौह शिल्प के लिए अगरिया। इनके प्रमुख देवता कौन है, लोहासुर हैं। कौन है, लोहासुर। यह किसकी, गोंड की, गोंड जनजाति की उपजाति है, गोंड की उपजाति है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, सुरैती क्या है, तो सुरैती चित्र हैं। तो ए, बी और डी में लोक नाट्य लोक नृत्य लिखा हुआ है, तो ऑप्शन सी बुंदेलखंड का भित्ति चित्रण है। यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है ना, यह क्वेश्चन सॉरी इससे किसमें, दूसरे एग्जाम में यह रिपीट हुआ था, फरवरी में, याद रखना। किसका, तो सुरैती क्या है, बुंदेलखंड का चित्र है। और अन्य भित्ति चित्र कौन कौन से हैं, तो भाई मामूलिया, मोरते, नौरता, मोर मुरैला, ये हैं। नेक्स्ट, घेला और बीदड़ी उत्सव किस जनजाति के द्वारा मनाए जाते हैं, तो यह मनाए जाते हैं गोंड जनजाति के द्वारा। ऑप्शन बी, गोंड जनजाति। जो भील की हम बात करें, क्या है, भारत की और मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति है। मध्य प्रदेश में कहाँ, खंडवा, खरगोन, धार, झाबुआ, अलीराजपुर इस क्षेत्र में पाई जाती है, मुख्यतः पश्चिमी मध्य प्रदेश में। और इसकी उपजातियां तो बिलाला, बारेला, पटलिया, बैगा, सराथिया से किसके हैं, यह भील की उपजातियां हैं। वहीं हम गोंडों की बात करें तो ये क्या, मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या की दृष्टि से, द्रविड़ियन मूल की है। और कहाँ, नर्मदा घाटी के दोनों ओर पाई जाती है, नर्मदा नदी के दोनों ओर, नर्मदा घाटी में इसकी उपजातियां तो अगरिया, प्रधान, ओझा, माड़िया, सोलाहस, कोयलावतिस, ये इसकी क्या उपजातियां हैं। वहीं बैगा की बात करें तो यह पीवीटीजी में शामिल है। मध्य प्रदेश से 3 जनजातियां पीवीटीजी में शामिल हैं, है ना, जो विशेष पिछड़े जनजाति, बैगा, सहरिया, भारिया। मध्य प्रदेश से जो अनुसूचित जनजातियों की सूची है उसमें कितनी, 43 जनजातियां हैं, 3 को हटाया गया है, कीर, मीना, पारदी, पहले 46 थी, कीर, मीना, पारदी को हटाया गया था। नेक्स्ट, शरद जोशी एक प्रसिद्ध व्यंग्यकार थे, निम्नलिखित में से कौन सी एक पुस्तक उनके द्वारा नहीं लिखी गई, जीप पर सवार इल्लियां लिखी गई है, अंधों का हाथी लिखी गई है, लाठी और भैंस किसकी है, मुल्ला रमूजी की है। किसकी, मुल्ला रमूजी। और एक ठगदार लिखी है, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा, शरद जोशी ने नहीं लिखी। शरद जोशी का जन्म कहाँ, उज्जैन में हुआ था 1931 में, उज्जैन में, याद रखना। और इन्हें 1983 में पद्मश्री मिला है। इनकी और प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो वह हैं फिर किसी बहाने, तिलिस्म, राह किनारे बैठ, याद रखना। नेक्स्ट, सास बहू सहस्त्र बाहु के मंदिर का निर्माण कच्छप घात वंश के किस राजा ने कराया था, तो जो सहस्त्र बाहु मंदिर है वो बनवाया था महिपाल ने। इन्होंने, महिपाल ने। भाई सास और बहू के बीच में पिस रहा था यह राजा, तो उन्होंने कहा कि भाई ये मंदिर मैंने आपको बना दिया, अब मत लड़िए आपस में। नेक्स्ट, 50, अमृतलाल बिगड़ कौन थे, यह क्वेश्चन रिपीट हुआ है, प्रीलिम्स में भी पूछा गया है, फॉरेस्ट सर्विसेज में भी पूछा गया है। कौन थे, तो यह लेखक और चित्रकार थे, लेखक और चित्रकार, तो ऑप्शन सी सही रहेगा, है ना। इनकी प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी हैं, तो नर्मदा की परिक्रमा, सौंदर्यिणी नदी नर्मदा, सौंदर्यिणी नदी नर्मदा, और नर्मदा की परिक्रमा, याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन पेपर सॉल्व होता है, खत्म होता है। ऐसे ही
जुड़े रहें और एस्पिरेंट्स तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाएं ताकि चैनल भी ग्रो हो, साथ ही साथ आपको लगातार ऐसे क्वेश्चन पेपर मिलते रहें, लगातार सॉल्व करते रहेंगे आपको, तो आपको प्रीलिम्स कोई नहीं रोक रहा है। एमपीजीएस का पोर्शन बहुत तगड़ा हो जाएगा इसके बाद आपका। थैंक यू सो मच।